Hello everyone and welcome to Next Toppers. My name is Tapur Omar, your chemistry educator and मैं आ चुकी हूँ बोर्ड एक्सप्रेस के नेक्स्ट चैप्टर के साथ which is coordination compounds. इस चैप्टर का वेटेज बोर्ड एग्जामिनेशन में होता है 7 मार्क्स का, जो कि बहुत ज्यादा है. चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है. कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम आज कवर करेंगे, जैसे कि नॉमेनक्लेचर हो गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, वर्नर्स थ्योरी हो गया, ठीक है, नॉमेनक्लेचर हो गया. तो ये कुछ ही टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे जो इस चैप्टर से, जिससे क्वेश्चन बेसिकली डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्यूटीफुल चैप्टर. सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं. ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, ये जनरल कंपाउंड्स की तरह होते ही नहीं है. जैसे NaCl, CaO ऐसे बेसिक नहीं दिख रहे होते. ये बड़े लंबे चौड़े वाले कंपाउंड्स होते हैं अपने, मतलब इसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हुए दिखेंगे हमें, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल K4FeCN6, 4 पोटेशियम, 1 आयरन, 6 साइनाइड ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इतना बड़ा ग्रुप है एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लगे हुए हैं ये. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जिसे हम डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा जिसमें सेंट्रल मेटल एटम लिंक होगा बेसिकली नंबर ऑफ आयन से, जो कि न्यूट्रल हो सकते हैं एंड एनायनिक और कैटायन हो सकते हैं एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनेगा. चलो, नहीं समझ में आया ना, मैं समझाती हूँ. आपने कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड 10th 11th 9th सब में पढ़ के आए हो आप, है ना. कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? ये एक टाइप ऑफ कोवेलेंसी है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही एक बॉन्ड होता है. यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती थी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही एलिमेंट शेयर कर देगा दूसरे के साथ, ठीक है. मतलब कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पूरी तरीके से डोनेट कर देगा कोई एक दूसरे को, तो वो जो एरो से शो होगा उस बॉन्ड को आप बोलते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है. चलो, अब ये ऐसे जो भारी भरकम से नाम लिखे होते हैं, हम किस एलिमेंट को क्या बोलते हैं? जैसे NaCl में हमें पता है Na अपना कैटायन है, Cl एनायन है, बट इसमें कैसे क्या है, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो चीज पहले लिखी जाती है किसी भी कंपाउंड में वो पॉजिटिव होती है, जो चीज बाद में लिखी जाती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है. जैसे यहाँ पे पोटेशियम पॉजिटिव होगा और ये पूरी स्फीयर जो है ये नेगेटिव होगी. इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि किसी ऐसे ग्रुप दिख जाए, हमें देखने को मिल जाए जिसमें पूरा का पूरा जो अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पूरा आगे लगा हो और एक कोई एलिमेंट है वो पीछे लगा हो, तो उसमें भी सेम कहानी होगी, पूरी स्फीयर पॉजिटिव हो जाएगी उस टाइम पे, दूसरा एलिमेंट नेगेटिव हो जाएगा. खैर, इसे हम बोलते क्या है? इसे हम बोलते हैं काउंटर एटम, ठीक है. इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लिगेंड. Cn यहाँ पे क्या है? लिगेंड है, ठीक है. ये क्या है? Fe होता है सेंट्रल मेटल एटम. Ca में लिख दे रही हूं मैं सेंट्रल मेटल एटम, या जिसे आप सेंट्रल मेटल आयन भी बोलते हो, वो काउंटर एटम है, या काउंटर आयन, जिसे आप स्पेक्टेटर आयन भी बोलते हो, ठीक है. स्पेक्टेटर आयन या काउंटर आयन, ठीक है. ये 6 क्या है यहाँ पे? ये 6 पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा है हमें. क्या बता रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा है ये हमें. पूरी जो स्फीयर है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं अपनी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है यहाँ पे, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है? वर्नर थ्योरी. अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे होते हैं सब कुछ जो बताने के लिए जो सबसे ज्यादा एक सक्सेसफुल थ्योरी जिसने बताई वही थे हमारे वर्नर, ठीक है. तो वर्नर थ्योरी पहली सक्सेसफुल थ्योरी थी जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया. और भी थ्योरीज आई थी बट वो कहीं ना कहीं ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई. वर्नर्स थ्योरी में बताया क्या गया? मान लो मैंने ना एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया, तो इन्होंने देखा कि जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ले रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी जिससे रिलेटेड इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है. तो जैसे हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लें COCl3.6NH3, ठीक है. अब यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला कि जब हमने इसको एक्सेस ऑफ सिल्वर से पास कराया, एक्सेस ऑफ सिल्वर सोल्यूशन से पास कराया, तो यहाँ पे क्या हुआ? जब हमने COCl3 6 टाइम्स ऑफ NH3 लिया तो ये ब्रेक हो गया CONH3 होल 6 एंड Cl 3 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है. जब हमने इस वाले ग्रुप को लिया तो इसमें 2 Cl निकले, है ना. हम अमोनिया कम करते जा रहे हैं और यहाँ पे क्लोरीन बाहर कम आता जा रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोरीन कम बाहर आता जा रहा है, ठीक है. तो इस तरीके से इन्होंने कुछ ग्रुप्स देखे, तो जो नंबर ऑफ मोल्स दिखे कि पहले तो भाई जब हमने ये पूरा ग्रुप लिया तो पहले 3 टाइम AgCl मिला, 3 टाइम्स प्रेसिपिटेट मिले AgCl के. फिर हमने जब उसके बाद किया COCl3.5H2 तो हमें 2 टाइम्स AgCl के प्रेसिपिटेट दिखे. फिर हमने जब COCl3.4NH2 लिया, 4NH3 लिया, तो 1 हमें यहाँ पे AgCl के प्रेसिपिटेट देखने को मिले. तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ तो बात है, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जनरल कंपाउंड्स की तरह बिहेव कर ही नहीं रहे हैं, तो इनका रेशियो कुछ अलग देखने को मिला, ठीक है. अच्छा, जिस कलर का है वो कलर भी सामने लिखा हुआ है. इसके बेसिस पे इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए. इन्होंने बोला मेटल हमेशा 2 टाइप की वैलेंसी दिखाएगा. यहाँ पे जो मेटल है वो हमेशा 2 टाइप की वैलेंसी दिखाएगा. मेटल्स पजेस 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज वैलेंसी. कौन कौन सी? एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी. एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी. पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 2 वैलेंसी हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है. प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है या प्राइमरी लिंकेज क्या होता है? ऐसी वैलेंसी जो आयनाइजेबल है. मतलब मैम सपोज मैंने K4FeCN6 को तोड़ दिया,
तो पता है ये कैसे टूटा, हमें देखने को मिला ये टूटा 4 टाइम्स ऑफ K पॉजिटिव एंड FeCN6 4 नेगेटिव। तो इसमें क्या बड़ी बात है मैम, बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है? क्या ये आयनोड और साइनाइड हमेशा एक साथ रहते हैं? क्या हम जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो FeCN साथ में लगे रहते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, अलग अलग होते हैं ना। लेकिन ये टूट ही नहीं रहे थे, यानी कि ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है जो कि आयनाइजेबल नहीं है, ठीक है। ये केवल और केवल यहां पे टूटे, तो प्राइमरी वैलेंसी जो टूट गए एंड इसमें जो है ये है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो कि ब्रेक नहीं होगी, आयनाइज नहीं होगी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी हमारी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी हमारी नॉन आयनाइजेबल होती है, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर जितने लगे होंगे एंड फिक्स होगी वो एक मेटल के लिए। प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर पे ध्यान देते हैं एंड सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर पे ध्यान देखेंगे, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर पे ध्यान देंगे एंड सेकेंडरी वैलेंसी के लिए हम किस पे ध्यान देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर पे ध्यान देंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंडरी वैलेंसी के बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिले इसमें, ठीक है। अब इन्होंने ना एक डिफरेंस बताया, अब आपको एक डिफरेंस जानना है बेसिकली डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। डबल सॉल्ट जैसे कि पोटाश एलम, जैसे कि K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये क्या होता है? ये पोटाश एलम होता है। पोटाश एलम एक डबल सॉल्ट है, तो इसमें और मान लो हमने ले लिया K4 FeCN6, ठीक है, K4 FeCN6। अब मैंने बोला एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है और एक डबल सॉल्ट है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डबल सॉल्ट जो होता है वो प्रिपेयर, पहले तो बेसिक डिफरेंस जाने, सबसे बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो डबल सॉल्ट होता है ना वो पूरी तरीके से आयंस में टूट जाएगा। जब इसको तोड़ोगे ना तो ये K पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, Al3 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, H एंड सो ऑन, ठीक है, पूरी तरीके से टूट जाएगा आयंस में। इसे तोड़ोगे तो ये पूरा टूटेगा नहीं, K पॉजिटिव निकला होगा 4 टाइम्स एंड FeCN6 4 नेगेटिव निकला होगा, तो ये पूरी तरीके से आयनाइजेबल नहीं होता, ठीक है, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा पानी में और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है। डबल सॉल्ट कंपाउंड के प्रिपेयर किए जाते हैं 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट्स को मिला के, एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे बनाए जाते हैं? लिगेंड और सेंट्रल मेटल को मिला के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम होते क्या हैं? ये भी तो कंफ्यूजन आती है। लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम में होता पता है क्या है? ये जो लिगेंड होता है ना, ये जो हमारा लिगेंड होता है ना, ये लुईस बेस होता है एंड जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, ये लुईस एसिड होता है। इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई मैम, ये क्या बात हुई, समझाती हूँ। लुईस एसिड क्या होता है? जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, एंड लुईस बेस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। वैसे तो मेटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, है ना, बट यहाँ पे मेटल्स जो हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर बन जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाएंगे। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है ना, लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है सेंट्रल मेटल एटम को, इसी तरीके से पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपना बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला? यहाँ पे देखने को मिला कि ये लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम इन सब से मिलकर बना है, ठीक है। सिंपल आयन देगा, है ना, सिंपल छोटे छोटे आयंस दे रहा है, यहाँ पे सिंपल आयंस मिलते ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स आयंस मिल जाते हैं। इजीली एनालाइज कर सकते हो आप आयन को देख के, है ना, डिटरमाइन कर सकते हो कितने प्रेजेंट है आयन एक्वस सोल्यूशन में। इसको आप इजीली एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसे चीजें हैं जो इसमें पूरी तरीके से ब्रेक ही नहीं हो रही है। अब हम आते हैं लिगेंड्स पे। लिगेंड होता क्या है? जो कि अपने इलेक्ट्रॉन, जिसके पास क्या है, जो कि एक लुईस बेस है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। 2 टाइप के लिगेंड होते हैं, एक होते हैं होमोलेप्टिक, एक होते हैं हेट्रोलेप्टिक। होमो मतलब सेम, तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स लगे हैं उन्हें आप बोलते हो होमोलेप्टिक। जैसे NH3 है लिगेंड, पूरा का पूरा NH3 है 6 टाइम्स, तो दैट इज होमोलेप्टिक लिगेंड। समझ में आ रहा है? जो आपके स्मॉल ब्रैकेट्स में लगे हुए हैं। सेंट्रल मेटल एटम कैसे पहचानोगे? जनरली इसके सबस्क्रिप्ट में छोटी वैल्यू होती है, सबसे कम वैल्यू होती है, ठीक है। चलो, हेट्रोलेप्टिक मतलब डिफरेंट लिगेंड लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे इथाइलिन डायमीन लगा है और क्लोरीन लगा है, 2 टाइप के लिगेंड लगे हैं, ठीक है। एक अपना सेंट्रल मेटल एटम लगा हुआ है, तो इसको आप बोलोगे हेट्रोलेप्टिक लिगेंड। लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। पॉजिटिव लिगेंड आपके सामने लगे जैसे साइनो हो गया, हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो बोलोगे, ठीक है। हाइड्राइडो, सल्फेटो, सल्फाइटो एंड ऑक्सालेटो, C2O4 2 माइनस ऑक्सालेटो, ठीक है। देन पॉजिटिव लिगेंड होते हैं जैसे नाइट्रोसोनियम, है ना, जैसे कि अपना हाइड्राजीनियम, ये अपने पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं जैसे कि वाटर हो गया, NH3 हो गया, जीरो जिनमें कोई भी चार्ज नहीं होता, CO कार्बोनिल हो गया, है ना, मिथाइलमाइन हो गया एंड नाइट्रोसिल हो गया। तो ये हमारे कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए। स्क्रीनशॉट लेते जाना आप, ठीक है। एंड में वैसे PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। डेंटिसिटी क्या होती है? लिगेंड को डेंटिसिटी के बेसिस पे कैसे आप बाइफर्केट करते हो? पहले तो डेंटिसिटी होता क्या है ना,
जितने भी लोन पेयर जो है वो लिगेंड दे रहा होगा सेंट्रल मेटल एटम को, जितने भी लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड डोनेट करेगा ताकि वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाए, वही उस लिगेंड की डेंटिसिटी होती है। एक लिगेंड ने एक लोन पेयर दिया तो मोनोडेंटेट लिगेंड, 2 लोन पेयर दिया बायडेंटेट, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिए सेंट्रल मेटल एटम को ट्राइडेंटेट, या जैसे आप पॉलीडेंटेट में बोलते हो, ठीक है। मोनोडेंटेट लिगेंड आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि अमाइन हो गया NH3, एक्वा हो गया H2O, NO हो गया नाइट्रोसिल, PH3 हो गया फॉस्फाइन एंड सो ऑन। ये क्या है? न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, ठीक है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स है न्यूट्रल स्टेट में जो कि पाए जाते हैं। देन हमारे बायडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, क्या कर रहे होंगे? 2 लोन पेयर दे रहे होंगे ये लिगेंड्स अपने सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। बहुत फेमस एग्जांपल होता है इथाइलिन डायमीन, EN, इथाइलिन डायमीन बायडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? बायडेंटेट लिगेंड है, डेंटिसिटी 2 होती है इसकी, ठीक है। देन उसके बाद एक यहाँ पे ऑक्सालेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सालेट क्या होता है? ऑक्सालेट होता है C2O4 2 माइनस, अभी भी बताया था, तो वो कैसा है? बायडेंटेट, 2 नेगेटिव लगा है, बायडेंटेट, ठीक है। तो ये बायडेंटेट लिगेंड हो गए। देन आता है हमारे पास ट्रायल डेंटेट, या जिसे आप पॉलीडेंटेट की कैटेगरी में लोगे, ठीक है। बहुत फेमस एग्जांपल होता है डाइइथाइल, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। डाइल इथाइल ट्राइअमीन, डाइइन जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो। क्या हो रहा होगा? सेंट्रल मेटल एटम को जो अपना लिगेंड है, लिगेंड 3 पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। देन उसके बाद एक इसका सबसे फेमस एग्जांपल आता है EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। तो ये कुछ हमारे लिगेंड हो गए डेंटिसिटी के बेसिस पे जब हमने इसको डिवाइड किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास 2 और टाइप के लिगेंड होते हैं, एम्बीडेंटेट एंड चिलेटिंग लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट का मतलब क्या होता है? एम्बीडेंटेट, जो 2 हाथों से कोई काम कर पाए, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड जिनमें जो लिगेंड है वो 2 तरफ से सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जैसे कि एक होता है SCN, एक होता है NCS। SC एंड जो लिगेंड है इसको थायोसाइनेटो बोलते हो, एंड अगर NCS लग जाता है तो इसे आइसोथायोसाइनेटो बोलते हो। अगर ये थायोसाइनेटो S साइड से डोनेट कर रहा है लिगेंड, है ना, एक बार S साइड से भी कर सकता है, एंड यही SCN को जब आप ऑपोजिट लगा दो, NCS बोल दो, तो ये N साइड से भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये दोनों साइड से डोनेट कर सकता है, 2 हाथों से काम कर सकता है, दैट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। ऐसे लिगेंड्स जिनमें एक से ज्यादा पोटेंशियल डोनर एटम्स होंगे, है ना, डोनेट कर सकते हैं एक से ज्यादा एटम्स, उन्हें आप बोलते हो एम्बीडेंटेट। दोनों हाथों से काम कर रहा, थोड़ा ऐसे याद रखना, ठीक है। जैसे NO2 में N भी डोनेट कर सकता है एंड O भी डोनेट कर सकता है, एम्बीडेंटेट हो गया। चिलेटिंग लिगेंड्स कैसे याद रखना है? चीला खाया है, चीला बेसन का बनता है, रवे का बनता है ना, चीला कैसा होता है? सर्कुलर होता है, बस वही होता है चिलेटिंग लिगेंड्स, जिसमें रिंग बन जाए, ठीक है। बायडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स जो कि मोर देन 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हो इन सच अ वे ताकि एक रिंग फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे NH2 यहाँ पे एक इसने इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ पे, और ये एक रिंग की तरह बन गए, तो ये हो गया अपना चिलेटिंग लिगेंड्स, किलेटिंग लिगेंड्स या चिलेटिंग लिगेंड्स बोल लो, ठीक है। अच्छा, इसमें कैसे पता चलेगा कितने लिगेंड्स हैं? तो नंबर ऑफ लिगेंड्स निकालने के लिए आप जो भी डेंसिटी है उसकी, उसमें से 1 माइनस कर देना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसके बाद हमें क्योंकि नॉमेनक्लेचर पढ़ना है तो ये दोनों चीजें निकालनी आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर आपने जो रिडॉक्स रिएक्शन में 11th में पढ़ा है ना, वही होता है, समझ लो, है ना। चलो अगर आप भूल गए हो तो मैं समझा देती हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है सेंट्रल एटम का किसी भी कॉम्प्लेक्स में, वो ऐसे डिफाइन करते हो कि जो भी चार्ज है उसमें, पूरे में जो वो चार्ज कैरी कर रहा है, अगर हम सारे लिगेंड्स को हटा दें, सारे लिगेंड को हटा दो, तो ओवरऑल जो चार्ज है वही होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो सिंपल तरीके से अभी क्वेश्चन से मैं समझाऊंगी, ठीक है। अभी सुनो, टेंशन मत लो, अभी क्वेश्चन से हम समझेंगे। देखो वैसे तो जनरली हम लोग का ये डिसाइडेड था कि मैं आपको मतलब 15 क्वेश्चन होमवर्क दूंगी, है ना, बट मैंने ये किया हुआ है 10 क्वेश्चन होमवर्क 5 क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए, या 12 क्वेश्चन होमवर्क 3 क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए। तो जिस भी टॉपिक में मुझे लग रहा है क्वेश्चन समझाने की जरूरत है, वो क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे समझाऊंगी 1 शॉट में ही, ठीक है, इसी रिवीजन में मैं समझाऊंगी आपको। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर समझो क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मतलब बेसिकली जो लिगेंड के नीचे वैल्यू लगी थी ना, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कैसे निकलता है? सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए जितने भी यूनिडेंटेट या जैसे आप मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हो उन्हें देख लो। अगर बायडेंटेट है तो प्लस कर दो उसमें 2 इंटू बायडेंटेट, 3 है, ट्राइडेंटेट है तो 3 इंटू ट्राइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। नहीं समझ में आया? मुझे पता नहीं आया। चलो हम इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखेंगे इस ग्रुप का और फिर इसी का कोऑर्डिनेशन नंबर। सपोज मैंने बोला इसमें जो Fe है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ठीक है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, अरे जस्ट अ सेकेंड, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ठीक है। तो K4 Fe CN6,
ठीक है, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, जिसका निकालना है उसे x मानो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सॉरी, जिसका निकालना है उसे x मान लो। पोटेशियम का कितना होता है चार्ज, ओवरऑल चार्ज देखो पहले, ओवरऑल चार्ज कितना है, हर एक एटम पे चार्ज कितना है, पोटेशियम पे होता है +1 और 4 बार पोटेशियम लिखा हुआ है ना, प्लस x है, प्लस और क्या है साइनाइड, साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर पता है किसी को, चार्ज कितना होता है -1, माइनस का 1 चार्ज होता है, 6 टाइम साइनाइड है, माइनस का 1। ओवरऑल स्पीशीज पे कोई चार्ज लगा है, नहीं लगा है, 0। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है, हर एक एटम का चार्ज लिखो, जितनी बार वो एटम है उससे मल्टीप्लाई करते हुए, और ओवरऑल पे जो चार्ज लगा है उसे इक्वल में रख दो। तो ये कितना आ जाएगा 4 + x - 6 = 0। यहाँ से x कितना आ जाएगा, प्लस का 2 वैल्यू है ना, प्लस हो जाएगा वहां जाके माइनस, हाँ तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आया, प्लस का 2 निकल के आया। अब बोल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, कौन सा लिगेंड लगा है, कौन सा लिगेंड लगा है, जल्दी से, मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड है ना, मोनोडेंटेट लिगेंड लिखा है, लगा है तो वो जितनी बार लगा है उसकी ही वैल्यू कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का आंसर कितना आ जाएगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर का आंसर कितना आ जाएगा, 6 है ना, क्योंकि मोनोडेंटेट है तो 1 × 6 विच इज इक्वल्स टू 6 है ना। मैम बाइडेंटेट लगा होता तो 2 × वो जितनी वैल्यू है, मान लो en का होल स्क्वायर लिखते हो और en बाइडेंटेट है तो 2 × 2 4 हो जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो। अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर रूल्स पे। पहला रूल क्या कहता है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत ध्यान सुनना, सारे रूल्स यहाँ पे मतलब बहुत मेहनत करके बहुत सारे रूल्स को एक ही स्लाइड में लगाए हुए, ध्यान सुनना। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे पहले देखो आयनिक क्या है, मतलब जैसे मैंने बोला NaCl, तो सोडियम क्लोराइड पहले पॉजिटिव का नाम लिखते हैं फिर नेगेटिव का, तो हमें पता होना चाहिए पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, जो पहले लिखा है वो पॉजिटिव, बाद में लिखा है नेगेटिव। सेकंड क्या करते हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब आप उसमें नेमिंग करते हो, देखो पहले तो पॉजिटिव आयन लिख दो, अगर सेंट्रल मेटल एटम पहले लिखा है तो उसका नाम लिख दो। अब अगर स्फीयर पहले लिखी है, या स्फीयर में जब आप नेमिंग करोगे तो कैसे करोगे, स्फीयर में 2 चीजें होती हैं, CMA सेंट्रल मेटल एटम एंड साथ ही साथ लिगेंड, तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हो, पहले लिगेंड का नाम लिखते हो फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे। लिगेंड जब भी लिखोगे तो अगर आइड वर्ड लिखा है उसमें तो आइडो कर देना, जैसे क्लोराइड आ गया तो क्लोराइडो, एंड अगर कभी एट आ गया तो एटो, जैसे सल्फेट है तो सल्फेटो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर दिया। अब क्या करेंगे, अगर एक से ज्यादा लिगेंड एक बार प्रेजेंट है तो डाई ट्राई टेट्रा वर्ड का यूज कर लेना, एंड अगर ऐसा कोई लिगेंड है जिसमें ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा वर्ड अपने आप ही यूज हो रहा है, जैसे EN इथाइलिन डायमीन, तो इसे डाई इथाइलिन डायमीन नहीं लिखेंगे अगर ये 2 बार है, इसके लिए क्या यूज करोगे, बिस ट्रिस टेट्राकिस, अगर 2 चीजें हैं तो बिस, यानी कि बिस इथाइलिन डायमीन हो जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। और अगर 3 बार है तो ट्रिस, अगर 4 बार है तो टेट्राकिस, टेट्राकाइस, बेस ट्रिस टेट्राकाइस, समझ में आया, जब ऑलरेडी ये वर्ड लगा हो तो ये आप यूज करते हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, लिगेंड लिख लिया, सेंट्रल मेटल एटम को लिखोगे उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा रोमन नंबर्स में होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखो, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है यानी कि बाद में लिखी हुई है, तो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसमें 8 वर्ड का यूज कर लेना। सपोज कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाएगा, जैसे, है ना। तो ये हो गया। अभी मैं क्वेश्चन समझाऊंगी वरना बोरिंग लगेगा। अगर हम बोल रहे हैं जो हमारा लिगेंड है वो एनाइनिक है, नेगेटिव लिगेंड है, तो ओ सफिक्स का यूज करना, है ना, क्लोरो जैसे, है ना। अगर कैटाइनिक लिगेंड है तो ईएम, है ना, नाइट्रोसोनियम, ईएम वर्ड का यूज कर लोगे उस टाइम पे, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ नेमिंग करके ही देखते हैं वरना समझ में नहीं आते हैं रूल्स, है ना। चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं 1-2 क्वेश्चन कर लेती हूँ, उसके बाद आप करना। चलो भाई, पहला क्वेश्चन, नाम लिख रहा है। सबसे पहले हमें पूरी स्फीयर कैसी दिख गई, पॉजिटिव, क्योंकि वो पहले लिखी है, और उसमें सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। SO4 भी लिगेंड है, NH3 भी लिगेंड है। कौन से लिगेंड का नाम लिखेंगे, अमीन और सल्फेट में A पहले आता है, नेमिंग अल्फाबेटिकली करते हैं लिगेंड की। तो कितनी बार है, 4 बार। टेट्रा, सबको स्मॉल लेटर्स में लिखना और स्पेस नहीं देना, टेट्रामाइन। सल्फेट लगा हुआ है, सल्फेट लगा हुआ है, सल्फेट, सल्फेट लगा है 8 के लिए, एटो बोल देते हैं, ओ वर्ड, एटो वर्ड से रिप्लेस करते हैं, टेट्रामाइन सल्फेटो, ठीक है। फिर कोबाल्ट लगा है, कोबाल्ट क्या है अपना, कोबाल्ट अपना एक सेंट्रल मेटल एटम है, पॉजिटिव में लगा है तो एटो वेटो कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल लिख देंगे कोबाल्ट विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। और क्या लगा है, नाइट्रेट लगा है साथ में, नाइट्रेट लगा है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा इसका, अगर मैंने बोला आपसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैंने आपसे बोला इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो कैसे निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हर एक के वही सिमिलरली ऐड करो। तो CO कितना हो जाएगा, X मान लेना, है ना, CO को X मान लिया। अमोनिया कैसे होता है, NH3 जो लगा होता है वो न्यूट्रल होता है तो 0 और 4 टाइम्स लिखा है, प्लस सल्फेट -2 होता है, 1 × -2, नाइट्रेट -1 होता है, ओवरऑल 0, ठीक है। तो X प्लस सॉरी -2 -1 = 0, यहाँ से X कितना आ जाएगा, प्लस का 3, रोमन नंबर्स में लिखना है तो 3 लिख दिया हमने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला, या चलो थर्ड कर देती हूँ मैं, क्योंकि EN लगा हुआ है तो वो देख लो, ठीक है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव दिख रही है तो उसका नाम लिखेंगे, उसमें E लगा हुआ है, इथाइलिन डायमीन लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा है। पहले क्लोरो का नाम आएगा, कितनी बार क्लोरो है, 2 बार, डाई
क्लोरो। इथाइलिन डायमीन, डाइथाइलिन डायमीन, बिस इथाइलिन डायमीन। बिस लगाओगे तो वर्ड को, जो नाम है उसको ब्रैकेट में लिखोगे, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, ठीक है। इथाइलिन डायमीन हो गया, फिर क्या आएगा, कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा काउंटर आयन बाहर लगा हुआ है, क्या बोलोगे, क्लोराइड, आइड वर्ड से क्लोराइड, ये हो गया। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो वापस से। कोबाल्ट को देखो कितना होता है, x मान लेना, है ना। क्लोरीन को देखोगे -1 होता है और 2 बार लगा हुआ है, तो प्लस का 2 इंटू माइनस का 1 बोल लो, है ना। इथाइलिन डायमीन 0 होता है, न्यूट्रल होता है, 2 टाइम्स लगा है, 2 इंटू 0, माइनस का 1, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, यानी कि 0। x -2 -1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से भी x कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया, रोमन नंबर्स में लिख दो इसको, ठीक है। समझ में आया। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन, ये आप खुद से एक बार ट्राई करना। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें फॉर्मूला दे देते हैं और बोलते हैं हम नाम लिखा हुआ है मैंने, तुम फॉर्मूला लिख के दिखाओ, उल्टा कर दिया क्वेश्चन। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में सिंपल तरीका है, जो पहले लिखा है वो क्या होगा, ध्यान से देखो, ऊपर से ही आप समझ जाओगे। पोटेशियम पहले लिखा है, मतलब पहले लिख देंगे भाई हम, पॉजिटिव वाला पहले लिखा जाता है। ट्राई ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो क्या होता है, C2O4, 3 बार लिखा है, ट्राई ऑक्सालेटो। एल्यूमिनेट, अब हम कैसे समझे, सेंट्रल मेटल, भाई ये तो समझ गए ये काउंटर आयन है। इन दोनों में सेंट्रल एटम कौन सा है, या हम ये भी, चलो ये भी बोल लो, या हमें कुछ नहीं पता मैम, पहले ही बताओ सेंट्रल मेटल एटम और ये सब क्या है, तो 8 लग गया। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट लिखा है, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट लिखा है, ऐसा कब होता है, जब नेगेटिव होती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो सेंट्रल मेटल एटम में 8 लग जाता है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऐसे लगा होगा, ठीक है, एल्यूमिनेट, और ऑक्सीडेशन नंबर उसका 3 है। चलो, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, पोटेशियम की वैल्यू निकालनी है, उसे x मान लेना, है ना। एल्यूमिनियम प्लस का 3 है अपना, है ना, लिखा हुआ है 3। Cr2O4 -2 होता है, 3 टाइम्स है, प्लस 3 इंटू -2, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, 0, तो x कितना आ जाएगा, -6 प्लस का 3 प्लस का 3 आ जाएगा, है ना, यानी कि इसकी वैल्यू आ रही है 3, इसकी वैल्यू आ रही है 3, K3Al C2O4 होल पे थ्राइस, ये आ गया इसका आंसर। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। 2 टाइप से डिवाइड होंगे, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 फर्दर टाइप्स में डिवाइड होंगे। पहला होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन, देन लिंकेज एंड देन हाइड्रेट। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हो, ऐसे आइसोमेरिज्म जिसमें अलग अलग आयंस होंगे, है ना। ध्यान से देखो, अगर इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखोगे तो पहले क्या लगा है, ब्रोमीन अंदर है, सल्फेट बाहर है, ऑपोजिट कर दो, लिगेंड को काउंटर आयन बना दो, काउंटर आयन को लिगेंड बना दो, अंदर SO4 भेज दो, बाहर Br भेज दो, तो ये क्या होगा, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं अपने आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइज करोगे तो अलग अलग आयंस निकलेंगे, है ना, तो लिगेंड और काउंटर आयन यहाँ पे चेंज होता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म सबसे बढ़िया तरीका याद रखने का, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होंगे यहाँ पे 2 चीजें, ठीक है, यानी कि दोनों जो अपनी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगी उसमें एक स्फीयर पॉजिटिव एक स्फीयर नेगेटिव होगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होते क्या है, जिसमें क्या होगा, जिसमें अदला बदली हो जाएगी लिगेंड की, है ना। 2 स्फीयर में पहले X लिगेंड है मान लो, दूसरे में Y लिगेंड है, तो दूसरे वाले में क्या होगा, पहले Y लिगेंड दूसरे में X लिगेंड, तो इस तरीके से अपना कोऑर्डिनेशन। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, लगने का तरीका, लिंकेज मतलब जिस तरीके से वो लगे हैं, मोड ऑफ जिस तरीके से वो लगे हुए हैं, लिंकेज, है ना। तो कैसे होगा, मान लो मैंने ये पूरा ग्रुप लिया, ये पूरा ग्रुप लिया, एक बार NO लगा है लिगेंड और एक बार NO2 लगा है, जैसे एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है ना, दोनों साइड से भेज सकता है इलेक्ट्रॉन को, है ना, तो ONO और NO2, तो इसे आप क्या बोलोगे, ये अपने लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, यानी कि मोड ऑफ लिंकेज जो इनका है वो अलग तरीके से है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, वाटर प्रेजेंट होगा यहाँ पे हमेशा और वाटर बदल रहा होगा, नंबर उसका जो है, जैसे एक बार हमने देखा H2O 6 टाइम्स है, फिर हमने दूसरा सेम एग्जांपल लिया, H2O 5 टाइम और 6 H2O में से 5 अंदर है 1 बाहर है, फिर 6 H2O में से 4 वाटर अंदर है, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर है, तो इसे आप बोलते हो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सब सेम होता है, डिफरेंस होता है इनके स्पेशियल अरेंजमेंट में, ठीक है। तो जैसे अगर एक साइड कभी कोई ग्रुप्स लगे हैं तो आप बोलते हो इसे सिस आइसोमेरिज्म, अगर ऑपोजिट साइड लगे हैं तो आप बोलते हो ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसे आप बोलते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म काफी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट होती है, हम किसी एक सोर्स से प्लेन पोलराइज लाइट उसमें से पास कराते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट क्या करता है, वो क्या करता है, एक डायरेक्शन में लाइट को बदल देता है, या तो लेफ्ट डायरेक्शन में या तो राइट डायरेक्शन में, ठीक है, तो लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाता है। यहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, मतलब एक ऐसा कार्बन जिससे सारे अलग अलग ग्रुप्स लगे होंगे, एंड ये हमेशा एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस बनाते हैं। अगर मैं इन दोनों को उठाऊं,
लैक्टिक एसिड का एग्जांपल है, दोनों को हटा के एक दूसरे के ऊपर रखूं, ध्यान से देखो, ये दोनों ऐसे एक दूसरे के पास आएंगे, नॉन सुपर इंपोजिबल, एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे पूरी तरीके से, तो ऐसे आइसोमेरिज्म होंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो एक होते हैं अपने जैसे लेवोरोटेटरी, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली ओवरलैपिंग पे वर्क करती है, कहां पे लिखा है, कहां पे लिखा है, ओवरलैपिंग पे वर्क करती है इनकम्प्लीटली ऑर्बिटल्स की, ठीक है। इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन भी आना चाहिए, अगर एक s 3p से मिल गया sp3, एक s 2p से मिल गया sp2, इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हमें इतना नहीं समझना, हमें वीबीटी निकालना सीखना है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आप उसकी, सेंट्रल मेटल एटम की आयनिक स्टेट में जो भी क्वेश्चन है, मान लो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोली, तो आयरन की नहीं लिखनी है, आयरन के आयनिक स्टेट में देखना क्या है, जो भी मैं क्वेश्चन से समझाऊंगी। फिर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है तो पेयरिंग होगी उन इलेक्ट्रॉन्स की। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम कैसे पहचानेंगे मैम, तो याद रखना पीसीएम, पीसीएम याद रखना, पीसीएन याद रखना, ऐसे लिगेंड जिसमें फास्फोरस, कार्बन या नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, वो पेयरिंग कराएंगे इलेक्ट्रॉन्स की। मुझे पता दिमाग से जा रहा है, क्वेश्चन से समझाऊंगी क्योंकि मैं, ठीक है। कोबाल्ट को याद रखना, ज्यादातर कोबाल्ट जो होता है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इसके साथ जो भी लिगेंड लगाओ, नो मैटर वो स्ट्रॉन्ग है या वीक, वो स्ट्रॉन्ग की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगा। कौन कौन से वीक लिगेंड होते हैं, सॉक्स, जैसे कि सल्फर, ऑक्सीजन और हैलोजन वाले ग्रुप, एक्स मतलब हैलोजन, ठीक है। दो टाइप के बिहेवियर होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक, एक डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है ये अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, डाया मतलब ये रेपेल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर होता है उसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो स्लो मुंह में लगा के देखना, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। डायमैग्नेटिक में हमारे पास पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं म्यू से, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ n, n+2, यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन यानी कि Bm, ठीक है। चलो एग्जांपल समझते हैं, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। CONH3 होल 6 3+ लगा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, स्पिन निकालना है, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक कैरेक्टर सब निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करूँ, सेंट्रल मेटल एटम को लिखो, सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो आयनिक स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होता है, शक्ति, वी, करो, मन, फेको, 27 एटॉमिक नंबर होता है, 27 एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 4s2 3d7, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलता भी पहले एस से, जाता भी पहले एस पे। अब हमें पता है कि हमें इसको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिखनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है वो आयनिक स्टेट में लिखनी है। इसका आयनिक स्टेट निकालना तो कोबाल्ट में आएगा प्लस का 3 आएगा। अब देखो प्लस का 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, बहुत रात हो गई है ना, घर भी जाना है। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो एक बार 2 एस से निकल गए और एक यहाँ पे इससे निकलेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5 6 ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब सुनना, कोबाल्ट के साथ अमोनिया लगा है, अमोनिया जो है वो एक एवरेज लिगेंड होता है, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज्यादा वीक, लेकिन कोबाल्ट के साथ लगा है तो ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी मतलब ये कुछ ऐसे दिखेंगे, पेयरिंग हो जाएगी जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, स्ट्रॉन्ग है। चलो हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, देखो पहले इलेक्ट्रॉन किस में गए, डी में गए इलेक्ट्रॉन, है ना। अब सुनना, हाइब्रिड जब आप लिखते हो ना हाइब्रिडाइजेशन तो कैसे लिखते हो, ये लिगेंड को अंदर भेजना होता है। 6 लिगेंड है, एक अमोनिया यहां चला जाएगा, 1 2, अब मैम 6 भेजने, 2 ही तो भेज पाए। हमें पता है कि डी के बाद क्या क्या खाली था, 4p और 4s खाली था, एक p भी खाली है और एक s भी खाली है, तो क्या आ जाएगा d2, एक s खाली है और 3 p खाली है, तो d2sp3 हो गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन। ये देखो d पे गया 3p 4s 3d 4p 5s सब खाली थे, है ना। तो हमने बोला कि यहाँ पे p भी खाली है, s भी खाली है, तो p में भेजे इलेक्ट्रॉन लिगेंड NH3, ठीक है। तो D2sp3 आ गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन, पहले D में गए तो D2sp3 देखो पहले से ही पता चल जाएगा D2sp3 है या sp3d2 है, पहले S में भेज रहोगे तो sp3d2 आएगा, ठीक है। अच्छा इसमें तो एक ही ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल, है ना। स्पिन क्या होगी, अगर D में इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा है तो लो स्पिन, और अगर S में इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा है sp3d2 वाले में तो हाई स्पिन। मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, म्यू की वैल्यू, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है मैम, अंडर रूट n n+2 में n की वैल्यू ही 0 है ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी वैल्यू, 0 बोर मैग्नेटॉन, है ना। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायामैग्नेटिक,
नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार होमवर्क में ट्राई करके देखना, कमेंट करना आंसर, हर एक पॉइंट का आंसर बताना है आपको, ठीक है। चलो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताता है, डिस्क्राइब करता है ब्रेकिंग ऑफ ऑर्बिटल, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, यानी कि एक ऐसी ऑर्बिटल जिसमें सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं एंड इसको तोड़ दिया। मैम टूटा कैसे होगा, लिगेंड आके अटैक करता है, ठीक है, तो ये स्प्लिट हो जाती है, कुछ एक्साइटेड स्टेट में, कुछ डी एक्साइटेड स्टेट में। 3 टाइप के लोब्स देखने को मिलते हैं। जब हम डी ऑर्बिटल बनाते हैं ना, तो उसमें 5 ब्लॉक्स होते हैं, है ना, 5 ऑर्बिटल होती हैं, है ना। कैसी होती हैं, एक होता है डी एक्स स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर, सॉरी कैसे होता है, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड होता है हमारे पास जेड स्क्वायर। एक होता है डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इस तरीके से नेमिंग होती है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अब जब हम देखते हैं तो इसमें लोब्स देखे जाते हैं। अब देखना कैसे होंगे, ये हमारे पास डी ऑर्बिटल को हमने ड्रॉ कर दिया। अब 2 चीजें देखी जाती हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये जो स्टार्टिंग की 3 है ना, इसमें देखते हैं कि हम जो लोब्स बने हुए हैं, ये जो लोब्स बने हुए हैं, इससे इधर 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 4 लोब्स बने हुए हैं। ऐसे जो लोब्स बने हुए हैं ये कैसे बने हैं, ये बिटवीन द एक्सिस, यानी कि एक्सिस के चारों आसपास बने हैं, बिटवीन द एक्सिस। और कई बार देखा जाता है दो जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो जेड स्क्वायर, ये 2 जो हैं, इन्हें देखने को मिलता है। जब ये टूटती हैं तो पता है कैसे टूटती हैं, इनमें लिगेंड अटैक करता है, कहाँ से, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस में आके लिगेंड अटैक करेगा। एंड दूसरे वाले कैटेगरी में क्या होगा, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स में, उसमें वहां कहाँ अटैक करेगा, वो बिटवीन द एक्सिस अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिटवीन द एक्सिस अटैक होता है, यहाँ पे अलोंग द एक्सिस, यहाँ पे बिटवीन द एक्सिस, यहाँ पे अलोंग द एक्सिस। फर्क क्या पड़ रहा है मैम, फर्क क्या पड़ रहा है इससे, देखो टेट्राहेड्रल लिगेंड जो होता है वो बिटवीन द एक्सिस आता है, ऑक्टाहेड्रल लिगेंड जो होता है वो अलोंग द एक्सिस आता है। फिर से मैम क्या फर्क पड़ता है इससे, सुनना ध्यान से मेरी बात को, जहां से भी लिगेंड आ रहा है ना वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अगर टेट्राहेड्रल बोल रही हूँ, अब वहां कहा रहा है, अप्रोच कर रहा है बिटवीन द एक्सिस, तो बिटवीन द एक्सिस में कितनी आती है हमारी, 3 ऑर्बिटल्स आती हैं बिटवीन द एक्सिस में, तो 3 ऊपर चली जाएगी। टेट्राहेड्रल के केस में 3 ऑर्बिटल ऊपर चली गई, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल के केस में 2 ऑर्बिटल ऊपर चली गई, एंड जस्ट ऑपोजिट। तो ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है जिसमें सारी सेम एनर्जी की है पहले, फिर उसके बाद लिगेंड अटैक करता है तो हमारी एवरेज ऑर्बिटल बन जाती है, यानी कि डिफरेंट एनर्जी की, और ये स्प्लिट हो जाती है। कैसे स्प्लिट हुई समझे आप लोग, इसे आप बोलते हो T2G, ऊपर वाले को बोलते हो EG, T2G एंड EG, ठीक है, इस तरीके से आप बोलोगे, एंड टेट्राहेड्रल में ऑपोजिट कर देना, ठीक है। अब ना आपको ये वैल्यू याद करनी है, ऊपर 3/5 क्या है, ये -2/5 क्या है। पहले याद रखो इन दोनों के बीच की जो एनर्जी आती है ना हमेशा, उसे आप बोलते हो CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ठीक है, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा ओ से इसको डिनोट करते हो ऑक्टाहेड्रल के लिए, और डेल्टा टी टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है। अच्छा, इस CFSE में नीचे अगर ओवरऑल देखना, नीचे क्या लोब्स हैं, नीचे 3 ब्लॉक हैं तो -2/5, ओवरऑल ब्लॉक कितने होते हैं, 5, तो डिनोमिनेटर में हर जगह 5 होगा। अगर 2 ब्लॉक हैं ऊपर तो 3 रहेगा न्यूमरेटर, अगर 3 ब्लॉक है तो उसमें 2 रहेगा न्यूमरेटर, अगर 2 ब्लॉक हैं तो 3 रहेगा न्यूमरेटर, अगर 3 ब्लॉक हैं तो 2 रहेगा न्यूमरेटर। और आगे अगर नीचे वाली लो स्पिन है तो माइनस वैल्यू, हाई स्पिन है तो पॉजिटिव वैल्यू। तो इस तरीके से ये इसकी वैल्यू लिखी होती है। अब आप सोचोगे मैम वैल्यू का क्या काम है, यहाँ पे काम है वैल्यू का। जब आपको डेल्टा नॉट निकालना होता है ना, तो आप इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाते हो जितने भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। वैसे मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, सो ये सर्च कर लेना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करके आपको मिल जाएगा, मेरा नाम भी डाल देना उसमें, है ना। सो ये हमारा पूरे का पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है, ठीक है। कई बार इसमें स्पिन पूछ लेते हैं, तो 4th इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने ऑक्टाहेड्रल पूछा तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। अगर 4th इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ गया तो लो स्पिन, और 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो हाई स्पिन, ठीक है। तो इस तरीके से अपना CFSE होता है। चलो भाई, अच्छा कलर याद रखना, कलर कैसे पहचानते हो, वैसे तो डायमैग्नेटिक कलरलेस और पैरामैग्नेटिक कलर वाले होते हैं, लेकिन आप ये देखना कि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर किसी ने विबग्योर, याद रखना विबग्योर में आई हटा दो, वायलेट ऑपोजिट कलर बाहर निकलेगा। अगर ये वायलेट कलर एब्जॉर्ब करेगा लाइट तो ग्रीन कलर बाहर निकालेगा, ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज बाहर निकालेगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू बाहर निकालेगा, रेड एब्जॉर्ब करेगा तो उसके ऑपोजिट कलर आएगा। वायलेट में येलो था, सॉरी वायलेट है तो येलो बाहर निकलेगा। जस्ट ऑपोजिट वाले कलर जो है वो बाहर निकलते हैं जो एब्जॉर्ब हो रहा है उससे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर डिफाइन करते हो। चलो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं विद आंसर्स, सॉल्व करना जरूर, ठीक है। एंड में आपको एक PDF मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, सॉल्व कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दैट्स इट, खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।